नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका अनिता जठार मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए आज हम देखते हैं नया एक पाठ जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। इसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। इनका परिचय देखिए। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जैनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। विज्ञान मतलब साइंस। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र मतलब साइंस में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। अत्यंत महत्वपूर्ण, महनीय मतलब इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन भी किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। मतलब जो आजकल जो साइंस जो है इसमें जो आजकल जो हो रहा है इससे संबंधित जो इन्होंने लेखन किया है, इसलिए उन्हें क्या क्या है, सशक्त हस्ताक्षर का है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक हैं। आपकी कृतियां लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि है। ये विधा परिचय देखिए। ये प्रस्तुत पाठ जो है ये साइंस संबंधी लेख है। आर्टिकल, लेख मतलब आर्टिकल है साइंस से संबंधित। और वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। जब आप आर्टिकल लिखते हो, आपने भी बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये आज के समय में क्या हो गया है, बहुआयामी विस्तृत हो गया है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक हो रहे हैं। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों मतलब शोध और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का क्या है, परिणाम है। हमें यह भलीभांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए क्या है, घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से क्या करें, हम उबारने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं विस्तृत पाठ। देखिए, वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिक का युग है। विज्ञान साइंस का युग है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची हुई है ना। जो सुख सुविधाएं हैं उन्हें पाने के लिए आपस में क्या है, एक कंपटीशन हुए। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। बहुत सारे ऐसे अनचाहे बातों को हमने जन्म दिया है और इसमें प्रदूषण एक अहम समस्या है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हो चुके हैं, ये सबको पता है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं है। आज हम देखते हैं मिट्टी में भी क्या है, प्रदूषण पाया जाता है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज बची हो। मुझे नहीं लगता है, लेखक जैसे कह रहे हैं वैसे ही, कि आज कोई भी ऐसी चीज है नेचर में, सृष्टि में, कि वो प्रदूषण से क्या हो गई है, पोल्यूशन से बची हुई है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है। जो पर्यावरण विदों का कहना है, पर्यावरण विद मतलब जो पर्यावरण के प्रति सचेत व्यक्ति जो होते हैं, वो कहते हैं कि अगले 25 सालों में
दुनिया को पेयजल मतलब पीने का जो पानी है उसके लिए इसका घनघोर संकट का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो, अप्रभावित, अनएफेक्टेड। ऐसा कोई भी जल स्रोत नहीं है, ऐसा कोई भी पानी का स्रोत नहीं है जो इस प्रदूषण से क्या है, बचा हुआ है। मतलब हर जल स्रोत प्रदूषित हो गए। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि अगला जो विश्व युद्ध जो है वो राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं। देखिए, सामरिक राजनीतिक तो सबको पता है, सामरिक का मतलब होता है युद्ध से संबंधित, और आर्थिक मतलब जो अर्थ होता है, धन जो होता है, इसके लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा, पानी के लिए होगा। क्योंकि पीने के लिए जो जल है वो क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से आंतररंजित, अतिरंजित नहीं कहा जा सकता। अतिरंजित मतलब ये कोई बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कही गई, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि हर चीज क्या हो रही है, प्रकृति की आज हमारी वजह से प्रदूषित हो गई है। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। दोहन का मतलब देखिए अनियंत्रित उपयोग है ना, जो संसाधन हम यूज करते हैं, जो सामग्री जो हम यूज करते हैं, वो इसका दबाव जो है, इसका जबरदस्त प्रभाव जो है इतना हो गया है, इतना हो गया है कि ये पूरी जो परिस्थिति है, पूरा ये जो है क्या हो गया है, डगमगा गया है। और इसके लिए इसे कुछ भी संभव हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए, एक साइकिल होता है, वो साइकिल जो होता है वो अगर उसमें कहीं पर क्या हो जाता है, अगर बीच वाला कुछ क्या हो जाता है, निकल जाता है। हम उदाहरण के लिए अगर वाटर साइकिल भी हम अगर ले लेते हैं तो वाटर साइकिल की प्रक्रिया क्या होती है कि जो पानी जो है वो सूरज की किरणों की वजह से क्या होता है, गर्म होता है, उसकी भाप बनती है, वो क्या होती है, आकाश में चली जाती है। जब वो ठंडी होती है, उसे हवा लगती है, तो उसे क्या होते हैं, आकाश में बादल निर्माण होते हैं। इसमें एक भी चीज अगर क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, इसमें एक भी चीज बदल जाती है, ये पूरा साइकिल क्या हो जाता है, चरमरा जाता है, पूरा क्या होता है, डगमगा जाता है। और ऐसे में कुछ भी होने की क्या होती है, संभावना होती है। आज हम इसके प्रदूषण के बहुत सारे क्या देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं कि अचानक से कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा हो जाता है, अचानक से बादल क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण आपको क्या होंगे, आज भी मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषक के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ एक पहलू देखने वाले हैं और वो है ओजोन विघटन का संकट। सबको पता है ओजोन क्या हो गया है, बहुत विघटित हो गया है, विघटन होने लगा है उसका। और ये ओजोन जो है ये हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक भी है। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इससे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव जाति का, सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, और यदि यह खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हमें कितने गंभीर है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं, मतलब हम इसके लिए क्या ऐसे कदम उठा रहे हैं। ओजोन देखिए एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। ये गैस जो है नीले रंग की होती है और ये प्रकृति की में तीक्ष्ण और विषैली होती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सकता है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
वायुमंडल का यह क्षेत्र सेस्ट्रोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। सांद्र मतलब घना जो है, कंसंट्रेट फॉर्म जिसे कहते हैं, वो जो है 25 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण जो है वे तमाम तरह की किरणें होती हैं। इसमें दृश्य प्रकाश, अविरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। अविरक्त किरणें मतलब यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद ये जो है इन किरणों का क्या होता है, एक संगम होता है। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती हैं। अल्प तरंग दैर्घ्य के मतलब तरंग की इनकी लंबाई जो होती है अल्प होती है, कम होती है। ये किरणें काफी घातक होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करना, सोख लेना। तो ये जो है ओजोन, इसका काम ही है कि जो वायुमंडल में ये पराबैंगनी किरणें सूरज से जो निकलती है उसे वो क्या करता है, शोष ला लेता है या सोख लेता है और इन्हें धरती तक नहीं आने देता। यदि ये किरणें बेरोक धरती की सतह तक चली आई तो इंसान के साथ ही जीवन मंडल के तमाम दूसरे जीव जो है इनके लिए भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली पहले के ज़माने में या बहुत साल पहले जब हम लोग छोटे थे तब की अगर बात करें तो ये स्किन डिजीज जो थी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। एक आध 100 में से 1-2 लोगों में पाई जाती थी। लेकिन आज अगर हम देखेंगे इन ओजोन की परत कम होने के कारण ये त्वचा रोग जो है बहुत सारे लोगों में क्या है, पाया जा रहा है। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। तो ये हमारी क्या है, छतरी है, छतरी, ओजोन छतरी। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी क्या कहते हैं, पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से ये छतरी जीवन जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और इसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। आदिम काल से मतलब जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ये ऐसे ही क्या है, हमारी रक्षा कर रही है और इसके छत्र के नीचे हम जीव जंतु क्या कर रहे हैं, आज भी पल रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। विकास की आंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है ना। डेवलपमेंट, विकास मतलब डेवलपमेंट करते 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 ये साधन सामग्री जो है, संसाधन जो है, ये इसका हमने इतना इस्तेमाल मतलब हद से ज़्यादा हमने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया है। और इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका प्रादुर्भाव क्या हो सकता है ना। जो भी आप चीज़ बनाते हो उसके दोनों पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस। तो हम जब भी ये विकास करते हैं तो इसके प्लस और माइनस पॉइंट दोनों ही क्या करने होते हैं, देखने होते हैं। लेकिन हम विकास की इस दौड़ में ये सब भूल जाते हैं कि इसके परिणाम या इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। आज परिणाम हम सब के सामने है ना। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा जो उसका साइड इफेक्ट जो होता है वो हम पर ही होता है। हमारे कारनामों से प्रकृति संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। जो हमारे एक्टिविटी है उससे कोई भी पर्यावरण की चीज ऐसी नहीं है जो हमसे अछूत है, जो छूटी हुई है। इवन अंतरिक्ष में भी आज क्या हो गया है, प्रदूषण फैल गया है। पृथ्वी का प्रदूषण तो क्या है, इतना गड़बड़ा गया, इतना ज्यादा हो गया है कि इसके बारे में क्या कहें। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। मतलब ओजोन जो है ये भी इस प्रदूषण से छूटा नहीं है। आइए अब देखते हैं कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, कीड़े मारने की जो दवा होती है, प्रसाधन जो सामग्री होती है, साज सजावट श्रृंगार की सामग्री होती है,
दवाएं जो होती है रंग रोगन से लेकर प्रतिशीतक मतलब फ्रिज जो होता है और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रतिशीतन का अहम स्थान है। प्रतिशीतन का मतलब होता है ठंडा करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सन 1930 से पहले प्रतिशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां थी। उदाहरण के लिए देखिए ये गैस कैसी थी, तीक्ष्ण थी, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से उसके उचित विकल्प की तलाश थी। विकल्प मतलब इसके लिए कौन सा पर्याय ढूंढे और जो इन कमियों से क्या हो, मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज की। प्रतिशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। ठंडा करने के लिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया और ये क्या हो गया, ये बहुत फायदेमंद रहा। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन जो है ये सर्वोत्तम प्रतिशीतक हो सकता है, सबसे अच्छा, क्योंकि ये क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है, इसको रंग नहीं है, इसको सुगंध मतलब इसकी स्मेल नहीं आती है, ये अक्रियाशील है, किसी के साथ इसकी क्रिया होती ही नहीं है और इसके साथ साथ ये अज्वलनशील है, मतलब ये जलता नहीं है। इस तरह ये आदर्श प्रतिशीतक क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्योंकि ऐसे ही गैस की क्या थी, आवश्यकता थी। इसके बाद तो ये प्रतिशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रतिशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रतिशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पाद होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाई, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसके क्या हो गए, निर्माण होते गए। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम है इसके बारे में किसी ने जाना ही नहीं। CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते, लेकिन जिस प्रकार से प्लास्टिक होता है वो क्या नहीं होता, यहीं पर घुलता मिलता नहीं है। इसी प्रकार से CFC यौगिक जो है, यौगिक मतलब दो गैसों का मिला जुला योग जो होता है जिससे नया कुछ बनता है, वो नष्ट होता ही नहीं है और न ही वो ऑक्सीजन के साथ उसकी कोई क्रिया होकर ऑक्सीकरण होता है और न ही इसका अपघटन मतलब ये कहीं भी नष्ट नहीं होता है। ये पानी में भी नहीं घुलता है। यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है ना। जब हम कुछ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया किसी के साथ तो होती होगी, लेकिन ये होती कहाँ से ही है ये तब तक पता नहीं था। तो सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक FS रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्ष तक अनुसंधान भी किए। उनका शोध पत्र 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अनेक पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये जो यौगिक होते हैं ये धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। मतलब हमें इसके बारे में अब तक जो जानकारी नहीं थी कि ये यौगिक जाते कहाँ हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, ओजोन के वहाँ जाते हैं और वहाँ पर इस ओजोन को इसने क्या किया है, नष्ट कर दिया है। शुरू में लोगों ने तो इस रोनाल्ड को बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने तो इसे आतंकी पर्यावरणवादी घोषित भी कर दिया। ओके, लेकिन कुछ साल बाद है ना 1995 में जब ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्य से रोनाल्ड की बात सही साबित हो गई, टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके यह भी बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफी क्या होगी, छीज गई है। छीजना मतलब घट जाना। मतलब इसने जो अनुसंधान दिया था कि ओजोन परत नष्ट कर रहा है ये
यौगिक, तब तो लोगों ने नहीं माना, लेकिन बाद में जब ब्रिटिश सर्वे की टीम ने ये कहा कि उसकी बात तो ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ और एक बात है कि दक्षिण ध्रुव की ओजोन की जो परत है वो काफी क्या हो गई है, घट चुकी है, कम हो गई है, और उसकी वजह से यहाँ एक बड़ा छिद्र भी हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निबंस जो है द्वारा ये भेजा गया चित्र से भी ये उसके बाद की क्या की गई, पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के चीजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। आने के तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां फैलेंगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या भी क्या हो सकती है, लाखों में हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आज ये पाठ देखा। इसका दूसरा भाग जो है मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं फिर से दूसरे पाठ के साथ। आपको मेरा